कक्षा 11वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके प्रश्नों को समझते हैं। इसमें 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं और इसे आपको तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न इसका समझते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन का NTP आयतन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो अणु है वो होता है H2। अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका भार लिखते हैं जो हमको दिया है। तो भार कितना दिया है यहाँ पास 2 ग्राम, तो ये 2 इसको लिख दिए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो इसका भार भी कितना हो गया 2 ग्राम। अब आयतन की बात है तो 1 मोल का जो आयतन होता है वो 22.4 होता है। तो यहाँ पर ये मोलों की संख्या आ गई तो इसमें 22.4 का गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा। इस तरह से ये 22.4 लीटर इसका NTP पर आयतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 रासायनिक संयोग के किस नियम का पालन करते हैं? ये गुणित अनुपात के नियम का पालन करते हैं। इसके अभी नीचे गुणित अनुपात का नियम है, वहाँ इसको समझेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मोलल विलयन वह है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित होता है 1000 ग्राम विलायक में। तो जब यहाँ पर मोलल आए, मोललता समझ लीजिए, 1000 ग्राम विलायक में मोलों की संख्या होती है। अगला प्रश्न है, 2 पदार्थों को पृथक करने की प्रभाजी क्रिस्टलन विधि इनके अंतर पर निर्भर करती है। तो ये विलेयता के अंतर पर निर्भर करती है, यहाँ पर ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि सामान्य ताप और दाब पर 2 समान आयतन के पात्र में 2 गैसें रखी हैं तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है, एवोगैड्रो का नियम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ 3.4 ग्राम H2O2 के विघटन से NTP पर O2 का निम्न आयतन प्राप्त होता है। अब इसको हल करके देखेंगे कि कैसे निकलेगा। चलिए इसको समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 3.4 ग्राम H2O2 के विघटन से NTP पर O2 का निम्न आयतन प्राप्त होगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इसका हम आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको इसका जो भार दिया है ये 3.4 दिया है, तो ये 3.4 का लिए। फिर यहाँ पर हमको अणुभार लिखना पड़ता है। तो यहाँ H2O2, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। इसी तरह से यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 34। तो यदि हम भार में अणुभार का भाग करते हैं तो मोलों की संख्या आ जाती है। और 1 मोल का आयतन होता है गैस के, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर। तो यहाँ पर 22.4 लिख देंगे और यहाँ पर 3.4 और 34 लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मोल निकल आएंगे। फिर से समझिएगा, 3.4 ये वाला मान रखेंगे हम इसका भार, और ये 32 और 2 34 ये वाला हम लिखें, यहाँ पर इसका आणविक भार हो गया। और ये 1 लीटर, ये 1 मोल का आयतन होता है गैस का, ये लिख दिए। अब हम यहाँ से दशमलव हटा दिए तो ये 340 हो गया और 22.4 हो गया। अब 34 में इसका भाग कर देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा। फिर 10 का भाग इसमें करेंगे तो 2.24 ये लीटर आ गया। तो ये तो इसका मान आ गया। लेकिन जब ये विघटन करेगा तो 2 चीज़ें बनाएगा, एक बनाएगा H2 और ये हो जाएगा क्या O2। तो इस तरह से ये 2 गैसें बन जाएगी। तो ये भी आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। 2 गैसों के लिए आयतन कितना हो गया आधा। तो इसको हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1.12। तो इस तरह से इसका ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेंजीन का मूल अनुपाती सूत्र खाली स्थान होता है, तो ये CH होता है। कैसे आ जाता है, ये हो जाता है C6 और हो जाता है H6। तो यहाँ पर जो इनका अनुपात है ये आया 6:6। यदि हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1:1। इसलिए यहाँ पर हम ये 6 हटा देंगे तो ये क्या बच जाएगा CH। इस तरह से मूल अनुपाती सूत्र। अगला प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर समस्त गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इसे खाली स्थान ने पारित किया था, तो इसे एवोगैड्रो ने पारित किया था। इसके बाद तीसरा है, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या 10 मोल होगी। अब ये कैसे होगी, इसको हल करके देखते हैं। तो मोलों की संख्या निकालने का हम
तरीका समझते हैं क्या है। यहाँ पर जो भार है इसका ये है 180 ग्राम। अब हम बात करते हैं जल का अणुभार, तो जल को हम क्या लिखते हैं H2O। तो इसका अणुभार निकालने का तरीका ये है कि हाइड्रोजन कितने हो गए 2, इसका अणुभार 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कुल मिला के कितना हो गया 18। इसमें 18 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 मोल आ जाएगा। तो इस तरह से मोलों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर उसका भार लिखते हैं और नीचे उस पदार्थ का आणविक भार लिखते हैं, भाग करने पर मोलों की संख्या आ जाती है। अगला प्रश्न है, यदि सामान्य ताप तथा दाब पर 2 समान आयतन के पात्र में 2 गैसें रखी हैं तो उनमें अणुओं की संख्या समान होती है। ये एवोगैड्रो का ही नियम है, ऊपर उसी का दोबारा ये पूछ ले, यहाँ पर खाली स्थान में समान भरना है। इसके बाद 5वां नंबर का देखते हैं, 2 मोल C2H5OH को वायु के आधिक्य में जलाने पर 176 ग्राम CO2 प्राप्त होती है। तो यहाँ 176 ग्राम कैसे आ गए, इसको हल करके देखते हैं अभी। तो चलिए, अगला खाली स्थान है, 2 मोल C2H5OH को वायु के आधिक्य में जलाने पर खाली स्थान CO2 प्राप्त होगी। तो इसको कैसे हल करना है, हल करके देखना है। यहाँ पर मैं तो भर दिया हूँ 176 ग्राम, लेकिन 176 ग्राम आया कैसे, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं C2H5, ये क्वेश्चन में दिया है C2H5OH, तो उसको लिख दिए। यहाँ 2 मोल दिया है इसलिए यहाँ पर 2 लगा दिए। अब यहाँ पर ये जलाने की बात हो रही, तो जलन जो होता है, जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं O2 लिख दिया। अब जब भी कोई चीज़ जलता है, ये हाइड्रोकार्बन जलते हैं तो ये CO2 और H2O बनाते हैं। अब जब ये बना लिए तो इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन ये और 2 यहाँ पर हो गए, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ 4 लगा दिया। फिर यहाँ हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं, ये 5 और एक 6, फिर ये 2 का गुणा हो जाएगा तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गए। तो इस साइड भी मुझे 12 हाइड्रोजन करना है, इसलिए मैं क्या कर दिया, 6 का यहाँ लगा दूंगा तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, मतलब संतुलित समीकरण करना है। तो इस तरह से ये 12 हाइड्रोजन हो गए। अब हम ऑक्सीजन गिनते हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन देखिए, ये 4 और 2 हैं तो 4 दूनी 8 हो गया, और 6 एक कम 6 तो ये 8 6 14 हो गया। अब इधर भी ऑक्सीजन 14 करना है, तो यहाँ से देख लेते हैं ये ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इसमें ऑक्सीजन 2 है तो 2 2 4 होते हैं। अब इसमें अभी और ज़रूरत है, तो यदि हम 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो 6 दूनी 12 2 14, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन आ जाएंगे 14 14। लेकिन अब हमसे यहाँ पूछ रहा है कि CO2 कितना ग्राम मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कार्बन का निकाल लेते हैं, तो कार्बन का कितना होता है 12, तो ये 12 लिख दिया। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 दूनी कितना हो गया 32। अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ पर कितने अणु हमको प्राप्त हुए हैं 4, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे। तो जब 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 176 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इसमें पूछ देता कि H2O कितना ग्राम प्राप्त होगा, तो यहाँ पर इसका परमाणु भार पहले निकालेंगे। ये हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, फिर ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, तो ये 16, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब 18 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 48, 6 कम 6 108 ग्राम। 108 ग्राम क्या मिल जाती है, यहाँ पर जल मिल जाता। इस तरह से हमको इसको हल करके निकालना है। अब देखते हैं 6वां खाली स्थान है, एक रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अभिकारक का कुल द्रव्यमान खाली स्थान नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता है, द्रव्यमान एक समान बना रहता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान जितना अभिकारक का होता है उतने उत्पाद का होता है, माने पूरे क्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण होता है। इसका मतलब द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। चलिए अब सही जोड़ी को देख लेते हैं। तो पहला है NTP पर गैस के 1 मोल अणुओं का आयतन, तो ये 22.4 लीटर होता है, तो ये वाला इससे मिलाना है। इसके बाद है आणविक सूत्र, तो जो आणविक सूत्र होता है वो मूल अनुपाती सूत्र के साथ N का गुणा करते हैं। इसके बाद तीसरा है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय की मोलों की संख्या, तो यदि ग्राम लिखा 1000 ग्राम तो ये हो जाएगा मोललता। इसके बाद एक ही परमाणु से बना पदार्थ,
तो एक ही परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। फिर 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, तो ये क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है मोललता और मोलरता में। तो यहाँ पर 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या है और यहाँ 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें जोड़ी मिलाना है। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए अब इसको समझते हैं। तो पहला है परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई है, तो इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई या AMU। फिर दूसरा है O2 का ग्राम अणु द्रव्यमान है, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त NaCl के तत्व Na तथा Cl के मध्य सभी में भार की दृष्टि से अनुपात 35.5 प्राप्त हुआ। इस नियम की पुष्टि है। ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है, जो भार के अनुसार सभी तत्व एक दूसरे से मिले होते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजन के क्रमशः 16 और 32 ग्राम भार N2 के 28 ग्राम भार से अलग अलग संयोग करके 2 ऑक्साइड N2O और N2O2 बनाते हैं। इससे किस नियम की पुष्टि होती है? तो एक गुणित अनुपात का नियम है, क्योंकि यहाँ संयोग करने वाले ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो सरल अनुपात होता है। इसके बाद पांचवा है 6.023 गुणे 10⁻23 किसी भी द्रव्य के 1 ग्राम अणुभार में उपस्थित अणुओं की संख्या को कहा जाता है। तो या तो मोल कहा जाता है या अवोगाड्रो संख्या कहा जाता है इसे। अब 2 अंकों के प्रश्नों को देखते हैं। यदि प्रकाश की गति 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रकाश द्वारा 2 ns मतलब नैनो सेकेंड में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो हमको दिया है ये प्रकाश की चाल दिया है और ये जो दिया है ये समय अंतराल दिया है। तो हमसे दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय या गति गुणे समय। तो यहाँ पर गति कितनी है? 3 गुणे 10⁸ और समय कितना है? 2 नैनो सेकेंड का मतलब होता है 2 गुणे 10⁻⁹। अब हम इसको हल करेंगे तो जब 3 और 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ 10⁸ है या 10⁻⁹ है, तो -9 में 8 घटाएंगे तो 10 कितनी हो जाएगी? -1। और इस -1 का मतलब हो गया 6/10 और 6/10 का मतलब हो गया 0.6 मीटर। इस तरह से इसको हल करना है। अब अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। जैसे जल है, तो जल का जो सूत्र होता है ये होता है H2O। तो ये जल का जो सूत्र है इसका हम भार निकाल लें तो हाइड्रोजन का भार 2 हाइड्रोजन है तो इसका भार कितना हो गया? 2। और ये ऑक्सीजन है, इसका भार कितना हो गया? 16। इसका सरल अनुपात होगा। सरल अनुपात का मतलब जब किसी से ना कटे, तो यहाँ पर हम इसको काट के लिख देंगे। तो 2 से काट के लिख देंगे, 2 1 कम 2 और 2 8 16। अब ये नहीं कटेंगे तो ये कौन सा अनुपात कहला गया? सरल अनुपात कहला गया। तो जब भी यहाँ पर जल मिलेगा, चाहे वो नदी का जल हो, कोई भी जल हो, जल में हमेशा जो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है यही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम, कि जितने भी यौगिक हैं वो एक भार की दृष्टि से निश्चित अनुपात में ही रहते हैं, चाहे वो जिस रूप में रहें। इसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो फिर से देख लेते हैं, रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व। अवयवी तत्व का मतलब जैसे इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन। भार की दृष्टि से हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। इसे ही हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम लिखिए। तो यहाँ पर है, समान ताप और दाब पर जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस हो तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये अमोनिया है।
ये तीनों तो बने, लेकिन ये भी गैसीय अवस्था में था, ये भी गैसीय अवस्था में था, ये भी गैसीय अवस्था में था। तो यदि हम इसको संतुलित कर देते हैं तो यहाँ पर इनका जो आयतन होता है वो सरल अनुपात में होता है आयतन। तो देखिए, यदि ताप समान हो, दाब समान हो और गैसें संयोग करती हों और सभी गैसीय अवस्था में उसका जो पदार्थ बनता हो वो भी गैस अवस्था में हो, तो इनका आयतन सरल अनुपात में होता है। अब अगला प्रश्न है, सीमांत अभिकर्मक क्या है? संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। जैसे समझ लीजिए मैं रोटी और सब्जी खा रहा हूँ, तो 2 रोटी खाया और सब्जी खा रहा हूँ, रोटी की संख्या ज़्यादा है तो 2 रोटी खाया और सब्जी ख़त्म हो गई, तो फिर मेरा खाना जो है वो सीमित हो गया। तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये जो है सीमांत अभिकर्मक है। तो चलिए इसको फिर से एक बार समझते हैं। तो संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है और वह पहले समाप्त हो जाता है, तो उसे ही उस क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, क्रिया ही उसकी कम कर देता है या रोक देता है, तो उसे हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोल क्या है? तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। यहाँ 12 ग्राम भी लिख सकते हैं या किलोग्राम में लिखेंगे तो 0.12 किलोग्राम भी लिख सकते हैं, और इसका जो मान होता है वो 6.023 × 10⁻23 होता है एक मोल में, मोलों की संख्या 1 ग्राम में। अगला प्रश्न है, मूल अनुपाती सूत्र क्या है? वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को सरल अनुपात को दर्शाता है, मूल अनुपाती सूत्र कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं, उदाहरण में समझते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, 3 तत्व हैं। यदि इनको सबको गिनती करके रखें तो इसमें कार्बन देखिए कितने हो गए, ये कार्बन और ये कार्बन कितने हो गए 2, तो ये C2 लिख दिया। इसके बाद यहाँ हाइड्रोजन गिन लेते हैं तो ये 3 और एक कितने हो गए 4, ये हाइड्रोजन लिख दिए 4। फिर ऑक्सीजन गिन लेते हैं, कितना है 2 है। फिर इसको सरल अनुपात में बदल देते हैं, मतलब ये कट जाए तो काट देना है एक ही संख्या से। तो यदि हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 कट गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन में भी 4 है, इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन को भी 2 से काटेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1 लिखा नहीं जाता। तो जो ये CH2O आया, ये एसिटिक अम्ल का कौन सा हो गया सूत्र? मूल अनुपाती सूत्र हो गया। तो हम उसके अणुसूत्र को ही सरल अनुपात में लिख देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे C6H12O6 है, तो यहाँ पर हम इनके तत्वों को सरल अनुपात में लिखते हैं। यदि ये भाग जा रहे हैं तो पहले भाग कर दे, भाग करने के बाद जो बचेगा वही सूत्र उसका क्या कहलाएगा? सरल अनुपात। तो 6 से भाग करेंगे तो 6 कट जाएगा तो कार्बन भर बचेगा। 12 को 6 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन को 6 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह सूत्र जो किसी यौगिक या अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को सरल अनुपात में दर्शाता है। तो यही है, ये यौगिक है, इसमें जो विभिन्न तत्व हैं उनको सरल अनुपात में व्यक्त करने वाला सूत्र ही क्या कहलाएगा? मूल अनुपाती सूत्र कहलाएगा। अब अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। अब ये सवाल है, सरल सा सवाल है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर यदि द्रव्यमान प्रतिशत हमको निकालना है किसी एक तत्व का, तो सूत्र होता है उस तत्व का यौगिक में भार, यौगिक का अणुभार और गुणे क्या होता है सूत्र। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। सबसे पहले Na2SO4 का अणुभार निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये है सोडियम। सोडियम का अणुभार कितना होता है 23, इसमें 2 है इसलिए यहाँ पर 2 का गुणा कर दिए। फिर इसके बाद यहाँ सल्फर, तो सल्फर का जो अणुभार होता है 32, तो यहाँ 32 लिख दिए। फिर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा कर देंगे। यदि हम गुणा कर ये
गुणा कर देंगे और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 142 ग्राम। तो ये 23 दून 46 और ये 32, 16 चौको 64। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 142 ग्राम प्रति मोल। अब इस तरह से अणुभार हो गया। अब यहाँ पर अणुभार होने के बाद अब हमको इसका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रतिशत किसका निकालेंगे, सोडियम का। तो सोडियम का हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकाल रहे हैं, सोडियम कितना है 2 है, Na2 है, तो एक सोडियम की कितना होता है 23, तो 2 सोडियम की मिला के कितना हो गया 46। तो इस तरह से ये सोडियम का अणुभार यहाँ लिख दिए हैं ये सूत्र के हिसाब से। फिर यहाँ कुल अणुभार लिख दिए हैं यौगिक का 142, और इसके बाद यहाँ पर 100 का गुणा कर दिए हैं। अब इसमें 100 का गुणा करके भाग करेंगे तो ये 32.39% हो जाएगा। अब हमको सल्फर का भार चाहिए, तो सल्फर का अणुभार इसमें कितना सल्फर है 1, और 1 का कितना हो गया 32, और ये कुल अणुभार कितना था 142। इसका गुणा करके हल कर देंगे तो ये 22.54 हो गया। अब हमको ऑक्सीजन का चाहिए, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौको 64, तो 64/142 कर दिए, 100 का गुणा कर दिए, तो ये इससे हल करने पर 45.07 आ जाएगा। इस तरह से हमको जो है अणुभार निकालना है। अगला प्रश्न है, शर्करा की सांद्रता मोल लीटर में क्या होगी यदि इसके 20 ग्राम को पर्याप्त मात्रा में जल में घोलकर अंतिम आयतन 2 लीटर बनाया जाए। तो यहाँ पर हमको शर्करा की सांद्रता ज्ञात करना है, मतलब हमको यहाँ पर इसकी मोलरता ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शर्करा का सूत्र समझते हैं। तो जो शर्करा का सूत्र होता है ये होता है C12H22O11। अब यहाँ पर प्रश्न में तो दिया नहीं, आपको ध्यान रख कर के जाना पड़ेगा। अब इसका हम सबसे पहले अणुभार निकालेंगे। तो कार्बन कितना है 12, तो यहाँ पर मैं कार्बन लिख दिया 12, और इसका अणुभार कितना होता है 12। एक कार्बन का होता है 12, 12 कार्बन है इसलिए 12 का गुणा कर दिए। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है 1, और यहाँ 22 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर लिख दिए 22। इसके बाद यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का जो भार होता है वो होता है 16। अब यहाँ 11 ऑक्सीजन है तो यहाँ 11 कर दिए। अब इसमें 12 में 12 का गुणा करेंगे 144, ये 22 हो गया, 16 एक 11 का इसमें करेंगे और गुणा करने के बाद इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगी 342 ग्राम। इस तरह से यहाँ पर ये शर्करा का भार हो गया। अब हमको निकालना है मोलर सांद्रता या मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालने का ये सूत्र होता है M बराबर W का मतलब ये भार है जो हम ये 342 ये इसका जो है भार ले लेंगे, कितना दिया है ये 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम इसका भार लिख दिए। फिर ये MB जो होता है ये इसका अणुभार है, आणविक द्रव्यमान है, तो यहाँ पर ये कितना लिख दिए 342। और ये जो VL लिखा है माने लीटर में आयतन है, तो लीटर में आयतन कितना हो गया 2 हो गया। अब इसको यहाँ पर ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको हम पूरा हल कर देंगे तो 0.0292 ये इसकी मोलर सांद्रता हो जाएगी। ये कैपिटल M इस यहाँ पर लिख सकती है। इस तरह से यहाँ पर हल करना है तो सरल सा है, सूत्र बन जाएगा तो सारा कुछ बन जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कितने सार्थक अंक हैं। तो देख लीजिए पहले वाले में ये 0.0025, तो ये इधर के 0 नहीं गिने जाते हैं, तो सिर्फ इसमें कितने सार्थक अंक हो गए 2। अब ये 208 है, इसमें दशमलव वगैरह तो कुछ नहीं लिखा, और बीच का शून्य गिना जाता है तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे 3। इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, ये पूरे अंक गिनना पड़ेगा, कितने हो गए 4। इसमें सार्थक अंक जो बाद के शून्य होते हैं बिना दशमलव वाले उनको गिनना नहीं होता है, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 3। अब ये यदि शून्य लगा दिए हैं और दशमलव भी लगा दिए हैं तो फिर सारे शून्य गिने जाएंगे, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 4। इस वाले को ध्यान से समझना है, यदि दशमलव लगा है तो शून्य गिने जाएंगे, इधर के भी इधर के भी। अब यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, ये तो वो लास्ट में संख्या तो सारा कुछ गिना जाएगा, तो इसमें कि सार्थक अंक कितने हो गए 5। अब अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, उसके केवल रूप या अवस्था में परिवर्तन हो सकता है।
इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का कुल द्रव्यमान और उससे उत्पाद बनने वाले यौगिकों अणुओं का कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ये CO2 बना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कार्बन का द्रव्यमान यहाँ पर कितना है 12 और यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है ये 32, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया इनका 44। अब यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना होगा 44। तो यहाँ पर यही है कि जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान है और ये उत्पाद का कुल द्रव्यमान है वो बराबर होता है। इसका मतलब द्रव्यमान का विनाश नहीं होता है। अब गुणित अनुपात का नियम क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्वों के निश्चित भार से संयोग करते हैं सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, CO के 12 भाग में ऑक्सीजन कितना है 16 भाग है। ऑक्सीजन 16 भाग है। यहाँ कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब यहाँ पर ये कार्बन का ये 12 भाग है लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो गया 32 भाग। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसके ऑक्सीजन का और इसके ऑक्सीजन के यदि हम भाग कर दें तो इसका जो अनुपात होगा ये हो जाएगा 16:32 और इसको हम सरल अनुपात में बदल देंगे, मतलब ये किसी से न कटे। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, अर्थात ये 1:2 है। तो इस तरह से ये गुणित अनुपात का नियम होता है। अब 4 अंक के प्रश्नों को देखते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप देखते हैं। आधुनिक नए ज़माने में अब डाल्टन का सिद्धांत कैसे है उसको देख लेते हैं। परमाणु अब अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु का विखंडन संभव है। दूसरा है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम कण होता है। डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के समस्त परमाणु एक समान होते हैं, किंतु अब ऐसे परमाणु भी ज्ञात हैं जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु भार भिन्न भिन्न भी होते हैं। डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु समभारी की खोज से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का परमाणु भार समान हो सकते हैं। आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट है कि परमाणु के द्रव्यमान की ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अन्य अणुभार वाले कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में परमाणुओं की संख्या सरल अनुपात में हो ये जरूरी नहीं होता है। इसे आपको याद करना पड़ेगा, इसको याद कर लेना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अणु और परमाणु में अंतर लिखिए। तो यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो यह तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है और यह द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में प्रायः परमाणु में विभाजित हो जाता है, यह रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होता है। यह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। ये स्वतंत्र होता है, अकेला ही होता है, इसके साथ कुछ नहीं मिला होता है, ये समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसे और अधिक सूचनाप्रद किस प्रकार बनाया जा सकता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों को रासायनिक सूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में दर्शाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं। रासायनिक समीकरण से निम्न जानकारी प्राप्त नहीं होती। सीमा का मतलब यही है कि उसकी हमको कमियां बताना है। तो इसमें क्या क्या कमियां हैं।
अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। अभिकारकों तथा उत्पादों का सांद्रण का पता नहीं चलता है। यह रासायनिक अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी नहीं देता है। अभिक्रिया के वेग का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मीय परिवर्तन का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रिया में सावधानियों का ज्ञान नहीं होता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि का ज्ञान नहीं होता है। यह ज्ञात नहीं होता कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। अभिक्रिया की पूर्ण होने का समय नहीं पता चलता है। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में प्रकाश का उत्पन्न होना, विस्फोटक पदार्थों का बनना आदि के बारे में मालूम नहीं होता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके तथा उचित निर्देशों के चिन्हों का प्रयोग करके इसे ज़्यादा स्पष्ट, जानकारीपूर्ण तथा लाभदायक बनाया जा सकता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों की संख्या का पता चल जाता है। यदि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हों तो अभिकारकों उत्पादकों के आणविक द्रव्यमान भी ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि क्रियाकारक क्रियाफल पदार्थ गैसीय हो तो उनका आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। इससे द्रव्य की अनिश्चितता के नियम की पुष्टि होती है। तत्वों की संयोजकता व तुल्यांकी द्रव्यमान की गणना भी की जा सकती है। तो इस तरह से पहला चैप्टर ये समाप्त होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।